अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अलीना शिगरी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। 2 रोज पहले आईएमएफ की रिपोर्ट मंजर आम पर आई है। 1947 से लेकर अब तक जिस तरह से पाकिस्तान को चलाया जा रहा है, उसके बड़े अहम इंकशाफात हुए हैं। ऐसे इंकशाफात नहीं है जो पाकिस्तान में एक आम आदमी को ना पता हो, लेकिन जब ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हमें ये बताता है, वो पूरी दुनिया उसको पढ़ती है, उसके ऊपर कान धरती है, उसके ऊपर फोकस करती है। और बताया हमें, एक तरफ हम मुताले पाकिस्तान पढ़ते आए हैं बचपन से लेकर अब तक, जिसमें हमें बताया जाता है पाकिस्तान वसाइल से मालो माल है, मादियात के ज़खायर, अबंडेंट रिसोर्सेज पाकिस्तान के पास मौजूद है और अपने मसाइल का हल पाकिस्तान अपने वसाइल से निकाल सकता है। फिर हमें बताया जाता है कि जी हमारी एक यूनिक जोग्राफियाई लोकेशन है, पाकिस्तान के पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, टैलेंट की हमारे पास कमी नहीं है, हर सतह पे पाकिस्तान जो है वो एक्सेल कर सकता है, स्किल सेट यहाँ पर मौजूद है, तमाम चीज़ें हमारे पास हमें बताई तो जाती हैं, पढ़ाई जाती है, लेकिन जो हमें मुताले पाकिस्तान में नहीं बताया जाता, वो आईएमएफ हमें अब किस तरह से बता रहा है। अब आईएमएफ ने 1947 से लेकर अब तक पाकिस्तान की जो एक सबसे बड़ी इकोनॉमिक जो एक डेवलपमेंट है, या हमारी समाजी जो तरक्की है, उसमें सबसे बड़ी रुकावट उस करप्शन को करार दिया है जिसने मुल्क की बुनियादें खोखली कर दी हैं। करप्शन एक बकौल आईएमएफ के इस रिपोर्ट में परसिस्टेंट और कोरोसिव फीचर रहा है तमाम गवर्नमेंट्स का। इसमें कोई एक सियासी जमात को मौरूद इल्जाम नहीं ठहराया जा सकता। इसमें तमाम जो लोग इस मुल्क पर बराजमान रहे, चाहे वो डिक्टेटर्स हों, चाहे वो रिवायती सियासी जमातें हों जो मुतादिद बार हुकूमतें ले चुकी हैं, इक़्तिदार पर आ चुकी हैं, उन सब में जो एक कॉमन फीचर नजर आता है वो करप्शन का नजर आता है। कैसे एक एलीट कैप्चर के जरिए एक पावरफुल ये जो पावर स्ट्रक्चर है, जिसमें नेटवर्क्स का जिक्र किया जाता है आईएमएफ की इस रिपोर्ट में, उस एलीट कैप्चर में जहां पर आपके पॉलिटिशियंस ही सिर्फ नहीं, वहां पर आपके नॉन इलेक्टेड एक्टर्स हैं, आपके लैंड माफियाज हैं, रियल स्टेट से ताल्लुक रखने वाले अफराद हैं, जो लैंड ग्रैबर्स हैं, ये तमाम जो है। और फिर जिस तरह से पैरेलल जो डिसीजन मेकिंग बॉडीज बनाई जा रही हैं, जिसको इम्यूनिटी दी गई है, जिससे आप अकाउंटेबिलिटी जिसकी नहीं हो सकती, आपकी जो पावरफुल ब्यूरोक्रेसी है, ऑल पावरफुल ब्यूरोक्रेसी, जिसको ना तो उसकी परफॉर्मेंस एवेल्युएशन हो सकती है, ना ही कोई अकाउंटेबल ठहरा सकता है। कैसे इस मुल्क के तमाम वसाइल को अपनी तरफ जो है वो खींचा जा रहा है, और उस खींचातानी में अवाम को आप सफर करा रहे हैं और मुल्क को आप सफर करा रहे हैं। और मुल्क के हालात कुछ इस तरह से हैं कि हमें बताया जाता है कि एक तो ये बाय द वे ये रिपोर्ट जो आईएमएफ की थी, मैं ये भी बताते चलूं कि 3 माह तक ये रोके रखी गई थी हुकूमत की तरफ से, लेकिन आपको रिलीज करनी पड़ी क्योंकि आईएमएफ की शर्त भी है, आपने अगले ट्रांचेस आईएमएफ से लेने हैं। आईएमएफ की एक शर्त ये थी कि आप इस रिपोर्ट को रिलीज करें। और ये भी इंकशाफ किया गया है, हमारे कुलीग हैं शहबाज राना साहब, उन्होंने ये इंकशाफ किया है कि ये हुकूमत की तरफ से आईएमएफ पर ये भी आईएमएफ को कन्विंस करने की कोशिश की गई कि इस रिपोर्ट में से बहुत जो क्रिटिकल डिटेल्स हैं, जिसके हवाले से शहबाज राना साहब से मैंने सवाल किया कि वो कौन सी क्रिटिकल डिटेल्स हैं, हम खोज लगाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बताए तो जाए कि वो कौन सी क्रिटिकल डिटेल्स हैं जिनको निकलवाया गया इस रिपोर्ट से। कि जितना कुछ बताया गया उसमें तो बहुत ही एम्बैरेसिंग चीजें हैं तमाम हुकूमतों के लिए। 78 साल इस मुल्क पे जो जो बराजमान रहा, मुतादिद लाइक आई सेड मुतादिद पॉलिटिकल पार्टीज मुतादिद बारियां ले चुकी हैं, डिक्टेटर्स रूल कर चुके हैं, और 3 साल का उसमें इन 78 सालों में इमरान खान का दौर नजर आता है। 3 साल सिर्फ, लेकिन बाकी जो 75 साल है उनमें जो कुछ भी होता रहा, और 3 साल में भी इंकशाफात जो थे वो इस रिपोर्ट का हिस्सा है। लेकिन मैं आपको अब बताती हूँ कि आपको मीडिया पे इकोनॉमिस्ट का आर्टिकल है, उस पर आपको बहुत बातें, बहुत टीवी टॉक शोज सुनाई दिए, आपने देखे, बहुत कुछ सोशल मीडिया पे भी लिखा जा रहा है। आईएमएफ की इस रिपोर्ट से मुतालिक क्या कुछ नहीं डिस्कस हो रहा, वो मैं आपके सामने रखने जा रही हूँ। आईएमएफ ने अपनी रिपोर्ट में बहुत कुछ ऐसी बातें की हैं कि जिन पर कोई डिस्कशंस आपको टीवी टॉक शोज में नहीं सुनाई देंगे, और उनकी वजह है जो कि आपको ऑब्वियसली जब मैं आपके सामने रखूंगी तो आपको समझ भी आ जाएगा। वो 20 कोट्स मैंने कुछ इकट्ठे किए हैं आईएमएफ की इस रिपोर्ट से, जिस पर बात नहीं होगी और जिस पर बात नहीं हो रही है। एंड वो क्या कोट्स हैं, मैं उसके हवाले से मैं क्विकली आपको बताती चलूं। एक तो आईएमएफ लिखता है कि elite capture spans politicians, bureaucrats, businessmen and powerful institutional actors। इनमें जो नॉन इलेक्टेड एक्टर्स भी हैं, जो यानी कि गैर मुंतखब बट
ताकतवर जो इदारे हैं वो भी इसमें शामिल हैं, इसमें ब्यूरोक्रेट्स शामिल हैं, वो जो नेटवर्क पूरा बताया जाता है, इसमें पॉलिटिशियंस हैं, सियासी आपको पता है खानदान है। आईएमएफ की इस रिपोर्ट के हवाले से जो 20 कोट्स है मैंने कुछ इकट्ठे किए हैं जो आपको टीवी टॉक शोज में डिस्कस होते हुए नहीं नजर आएंगे, लेकिन मेरा काम था कि मैं आपके सामने जरूर रखूं। और वो ये है कि आईएमएफ कहता है पहला कि लीड कैप्चर spans politicians, bureaucrats, businessmen and powerful institutional actors, यानी कि जो पिलर्स हैं, 4 पिलर्स, सियासी खानदान, पॉलिटिशियंस सारे, आपका ब्यूरोक्रेसी का जो पूरा एक नेटवर्क है बहुत पावरफुल है, बड़े जो बिजनेस ग्रुप्स हैं, कारोबारी ग्रुप्स हैं, वो ऑल पावरफुल हैं। आपको पता है एक सेनेट के हाल के ही हवाले से एक ये जबान ज़द आम होती है ये बात कि सेनेट में अगर किसी ने भी आना है तो करोड़ों रुपए देकर उसमें क्वालिटी ऑफ जो है वो नहीं देखा जाता कि जी क्या हम क्वालिटी लेकर आ रहे हैं पार्लियामेंटेरियन की, ये इसमें सिर्फ देखा जाता है कि किसके पास ज्यादा पैसा है। और 3 बाकायदा कैटेगरीज हैं जिसमें स्मगलर्स हैं, ठेकेदार हैं और ये जो तंबाकू वाले हैं। ये करोड़ों और अरबों रुपए की मद में जो है ये ऑफर्स करते हैं और ये इनके लिए सेनेट की सीट जो है वो हाजिर कर दी जाती है। आईएमएफ ने बहरहाल इन नॉन इलेक्टेड जो इदारे हैं उनकी तरफ भी निशानदेही की है, जो नॉन इलेक्टेड एक्टर्स हैं, गैर मुंतखब लोग जो कि इस वक्त सिस्टम में रह के फैसले करवा रहे हैं, फैसला साजी में जो है वो शामिल हैं। दूसरा आईएमएफ कहता है बेनिफिशरीज ऑफ पब्लिक लैंड इंक्लूड सिविल सर्वेंट्स, गवर्नमेंट एंड डिफेंस सेक्टर एम्प्लॉयज, यानी कि 2 बड़े लीड क्लस्टर्स हैं और उसमें पावरफुल सिविल ब्यूरोक्रेसी और दूसरा आपके डिफेंस लिंक्ड हाउसिंग है, यानी कि जो लैंड बेनिफिशरीज हैं जिनको जमीनें दी जाती हैं। फिर आते हैं तीसरे पे पैरेलल डिसीजन मेकिंग स्ट्रक्चर्स अंडरमाइन ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, यानी कि जो अनइलेक्टेड इंस्टीट्यूशनल डिसीजन मेकिंग बॉडीज हैं, एक एग्जांपल है अभी आप हाल ही में 2-3 साल में ये एसआईएफसी जैसी एक ऐसी बॉडी देख रहे हैं जिसको इम्यूनिटी हासिल है, जिसकी अकाउंटेबिलिटी नहीं हो सकती, और ये एक अनइलेक्टेड इंस्टीट्यूशनल बॉडी है जो कि अहम डिसीजन मेकिंग कर रही है भाई जी इन्वेस्टमेंट्स लाने और जो पूरा बड़े बड़े जो बयानात हैं वो नजर आते हैं। और इस रिपोर्ट बाय द वे ये भी इंकशाफ हुआ है कि उनसे भी एनुअल रिपोर्ट, उनकी पहली एनुअल रिपोर्ट जो है वो तलब कर ली गई है एसआईएफसी से। चौथा है स्पेशल चैनल्स फॉर इन्वेस्टमेंट अप्रूवल्स क्रिएट प्रिविलेज्ड पाथवेज, यानी कि स्पेशल चैनल्स फॉर इन्वेस्टमेंट अप्रूवल्स, यही आई एम गिविंग यू एन एग्जांपल कि एसआईएफसी जैसे जो बॉडीज होती हैं वो फास्ट ट्रैक अप्रूवल्स या इनडायरेक्टली जो है वो मिनिस्टर्स और पार्लियामेंट वगैरह को बाईपास करके डिसीजंस ले रहे होते हैं। फिर आईएमएफ कहता है कि सर्टेन इंस्टीट्यूशंस एंजॉय डिफैक्टो इम्यूनिटी फ्रॉम स्क्रूटनी। अब इसमें ऑलरेडी नाम नहीं लिया गया लेकिन हमें ऑलरेडी पता है एफआई है, नैब है, एजीपी, दीगर ऐसे इदारे मौजूद हैं कि जिनकी अकाउंटेबिलिटी नहीं हो सकती, जिनको इम्यूनिटी हासिल है। अच्छा जी, जो सरकारी जमीन है वो किसको बेनिफिट करती है? वो बेनिफिट करती है वेल कनेक्टेड ग्रुप्स इंक्लूडिंग रिटायर्ड एंड सर्विंग ऑफिशियल्स। जो रिटायर हो जाते हैं उनका तो हाल आपको पता है, हमारे पाकिस्तान में इतने इदारे हैं, एक तरफ नौजवान है जो मल्टीपल डिग्रीज लेकर भी सड़कों पर ख्वार फिर रहा है जॉब के लिए, नौकरी की तलाश में, नौकरियां नहीं है उस नौजवान के लिए, ग्रोथ आपकी जीडीपी की इतनी नहीं है कि वो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर सके, लेकिन जो एग्जिस्टिंग भी ओहदे हैं उस तक तो वो कभी भी नौजवान और कोई भी हमारा जो एक स्किल प्रोफेशनल है उसको पहले प्रायोरिटी नहीं दी जाएगी जो जेन्युइन स्किल प्रोफेशनल आपके इस मुल्क में होगा, क्योंकि हर चीज़ रिटायर्ड जो है वो इदारे से मुंसलिक अफराद को चली जाती है। आप उठा के देख लीजिए हाल हमारे मुल्क का, और मैं बहुत मुतादिद वीलॉग्स इस पे कर भी चुकी हूँ। फिर आते हैं जी वीक सिविलियन इंस्टीट्यूशन स्ट्रगल टू असर्ट अथॉरिटी। सिविलियन अथॉरिटी हम कितनी बात करते हैं जी, आप अपने पास से जब अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी की एब्डिकेशन कर देंगे, हैंड ओवर कर देंगे किसी को, मुसलसल आप तारीफ पे तारीफ करेंगे अपनी उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को, बजाय इसके कि आप ओन करें, आप गवर्नेंस में आप आगे अपने कारनामे दिखाएं। आप सिर्फ अपनी जो सीवी है उसको मजबूत करने के लिए सिर्फ अगलों की तारीफ करके, और अगलों को अगर आपके सारे नालायकियों को पूरा करने के लिए या उसके जो गैप्स है उसकी वजह से अगर उनको काम करना पड़े तो फिर ये आपकी वजह से, ये आपकी ही वीक अथॉरिटी है जिसके हम एक खमियाजा या उसका कॉन्सिक्वेंस ये देखते हैं कि फिर गैर मुंतखब जो लोग हैं उनको सामने आना पड़ता है, उनको आपके हिस्से का काम करना पड़ता है, और आप अपनी अथॉरिटी फिर किस तरह से ऐसे उसमें असर्ट करेंगे। एक तो आपको जेन्युइन एक इशू है कि आप अपनी अथॉरिटी असर्ट नहीं कर सकते, और दूसरा आप करना भी नहीं चाहते। सो आपका ये स्ट्रगल जो है ये आपका मजीद डीपन होता हुआ नजर आता है। सो रूल्स आर इन्फोर्स्ड सिलेक्टिवली डिपेंडिंग ऑन द इंडिविजुअल्स और इंस्टीट्यूशंस इन्वॉल्व्ड। आप लोगों को देख के ना, उनके इंटरेस्ट को देख के, इंटरेस्ट ग्रुप्स को, वीआईपी एक्सेप्शंस जो है वो क्रिएट की जाती हैं। लीगल सिस्टम आपको पता है, आप जिस तरह की लेजिस्लेशन आपको हाल आप उससे रिलेट कर सकते हैं कि किस तरह से आप रूल्स और आप जो कवानीन है उनमें आप तरमीम करके, आप आइन में तरमीम करके सिर्फ और सिर्फ अपने आप को अकोमोडेट करने के लिए आप
लोगों को देके, एक पर्सन स्पेसिफिक आप लेजिस्लेशंस करके आप इस मुल्क को चला रहे हैं, नई बात नहीं है। तेजी इसमें अगरचे हमें 3 सालों में बहुत नजर आती है। आईएमएफ कहता है फिर कि प्रोक्योरमेंट प्रोसेसेस सफर फ्रॉम इंस्टीट्यूशनल इंटरफेरेंस, किसी से कोई ढकी छुपी बात नहीं है। इंस्टीट्यूशनल इंटरफेरेंस जो है वो इस वक्त एक ऐसा नासूर है कि जिसकी वजह से हर सेगमेंट जो है वो सफर कर रहा है। और इस हवाले से भी आईएमएफ कहता है कि जी पब्लिक प्रोक्योरमेंट जो है वो आपकी शदीद इससे मुतासर होती है। और जो मेगा कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, जाहिर है फिर तनकीद का निशाना भी उसको बनाया जाता है। फिर आईएमएफ कहता है कि अ डुअल गवर्नेंस सिस्टम हैज इमर्ज्ड, एक बिल्कुल एक स्टेट विद इन द स्टेट तो आप हमेशा से सुनते आए, एक ऐसा निज़ाम, एक गवर्नेंस के पैरेलल एक और गवर्नेंस का निज़ाम क्रिएट कर दिया गया है, जिसकी अथॉरिटी जो है वो नॉन इलेक्टेड एक्टर्स के पास है। और ये घूम फिर के तमाम आईएमएफ जो है वो बातें एक ही तरफ इशारा कर रहे हैं, इंस्टीट्यूशंस ऑपरेटिंग आउटसाइड ओवरसाइड डिस्टॉर्ट मार्केट्स। सो रियल स्टेट आईएमएफ कहता है इज अ मेजर चैनल फॉर पॉलिटिकल पेट्रोनेज, सियासी पेट्रोनेज के बगैर तो चीजें आगे बढ़ ही नहीं सकती। बहुत कुछ आपको हर सेगमेंट में सियासी इन्फ्लुएंस के जेर असर नजर आता है। इसके साथ साथ ही concentration of authority in entities with enforcement capabilities, IMF कह रहा है। State capture is driven by elite networks within powerful institutions. Powerful institutions के अंदर जो है वो state capture, it's driven by elite networks. Elite networks का हमने पहले ही आपको हवाला दे दिया है कि उसमें कौन कौन शामिल है। उसमें पॉलिटिशियंस हैं, नॉन इलेक्टेड एक्टर्स हैं, लैंड ग्रैबर्स, लैंड माफियाज हैं, ब्यूरोक्रेटिक जो एक वो है, ग्रुप है, नेटवर्क है, वो दिखाई देता है। और इस किस्म के हमें जो पावरफुल माफिया है वो हमें नजर आता है कि उसकी जानिब से एक स्टेट कैप्चर जो है वो हुआ है विद इन दी इंस्टीट्यूशंस। और ये बहुत ताकतवर इदारों के अंदर की हमें मामलात इस तरह से नजर आ रहे हैं। लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी इन लैंड अलॉटमेंट्स इनेबल्स प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट, कोई ढकी छुपी बात नहीं है। प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट जो है इस वक्त जो है हमें नजर आता है। इवन लैंड अलॉटमेंट्स के हवाले से कोई ट्रांसपेरेंसी इस हवाले से नहीं है, और ना ही कोई अगेन अगर अकाउंटेबल नहीं है, कोई इम्यूनिटी मिली हुई है, तो फिर आपको ट्रांसपेरेंसी वाले फैक्टर पे हमेशा सवाल उठेंगे। इकोनॉमिक गवर्नेंस सफर्स व्हेन अनइलेक्टेड एक्टर्स इन्फ्लुएंस डिसीजंस, ये बात बहुत क्लियर है कि अनइलेक्टेड जो एक्टर्स हैं उनकी डिसीजंस पर इन्फ्लुएंस नजर आती है। हमें बताया जाता है कि जी ये हाइब्रिड है, हाइब्रिड रजीम है, हाइब्रिड प्रोमैक्स, हाइब्रिड निज़ाम ही हमें सूट करता है। इट वाज नॉट कॉन्स्टिट्यूशनली फॉर्मलाइज्ड बट इट इज नाउ कॉन्स्टिट्यूशनली फॉर्मलाइज्ड। और बहुत खुशी खुशी हमारे जो सियासतदान हैं वो खुद इस बात को ओन करते हैं कि जो हाइब्रिड निज़ाम है वही बेहतरीन निज़ाम है इस मुल्क के लिए। सो लिहाजा उसकी हम देख रहे हैं कि इकोनॉमिक जो गवर्नेंस है वो शदीद मुतासिर हो रही है। सफर्स व्हेन अनइलेक्टेड एक्टर्स इन्फ्लुएंस डिसीजंस, जिनका काम है वो काम अदा नहीं कर रहे, और जिनका काम नहीं है वो उन दूसरे डोमेन्स में घुस रहे हैं, तो नेचुरली आपको मईशत सफर करती हुई दिखाई देगी। और अगेन इट्स अ क्लियर हिंट, क्योंकि जो एक पैरेलल आपने डिसीजन मेकिंग बॉडीज बनाई हुई हैं जिसका मकसद परहैप्स तो उसकी इंटेंट तो जाहिर ऑब्वियस होती है कि आपने एक अपनी अथॉरिटी कायम करनी है, लेकिन इससे होता यह है कि आपकी मईशत जो है वो सफ़र करती है, क्योंकि जो वाकई में चलाने वाले हैं या जो गवर्नमेंट के अंदर बैठे हुए लोग हैं, जब उनके ऊपर ऑल पावरफुल आके एक और तबका बैठ जाएगा, सो वो चीज़ प्रॉब्लमेटिक होती है, वो चीज़ प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है। सिलेक्टिव एग्जेम्पशंस एंड सब्सिडीज आर डिजाइन फॉर पॉलिटिकली कनेक्टेड ग्रुप्स, किसी से ढकी छुपी बात नहीं है। जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके अपने ये प्रेफरेंशियल ग्रुप्स है, माफियाज है, वो कैसे इन सियासी जमातों से भी अपने जो है वो मरात लेने में कामयाब होते हैं। एग्जेम्पशन, सब्सिडीज तमाम उनके उनके उनको जो है वो ये अता कर दी जाती है, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी जो है वो कनेक्टेड होती हैं, उनके अपनी इंडस्ट्रीज वाले, ये सब कितने शुगर मिल माफिया, ये कौन लोग हैं? ये हमारे लाइक आई सेड के हमारे पार्लियामेंट के 90% जो पार्लियामेंट है वो रिफ्लेक्ट करती है यही सारे ग्रुप्स वगैरह को। Oversight bodies are constrained when certain sectors fall outside their mandate. तो जाहिर है जो जिन बॉडीज का काम है, जिन इदारों का काम है कि वो ओवरसाइट वो यानी कि चेक रखें, वो जो है अगेन उनकी वो कॉन्स्ट्रेंट्स का शिकार होते हैं, वो ऑब्स्टिकल्स फेस करते हैं, क्योंकि सर्टन सेक्टर्स जो हैं वो उनके मैंडेट से बाहर होते हैं, उनके ऊपर हाथ नहीं डाला जा सकता। पब्लिक रिसोर्सेज आर डाइवर्टेड टू बेनिफिट नैरो एलिट्स। फिर आईएमएफ कहता है वीक इन्फोर्समेंट अलाउज पावरफुल एक्टर्स टू अवॉइड अकाउंटेबिलिटी। सो पॉलिटिकल एलीट, ब्यूरोक्रेटिक एलीट,
इंस्टीट्यूशनल एलीट और बिजनेस कार्टेल्स। ये वो है जो कि मुल्क की बुनियादें तवातर के साथ खोखली करती आए। 78 साल हमारे मुल्क को हो चुके हैं और 78 साल में ये इसी तरह से निज़ाम चलाया जाता है और फिर हम कहते हैं कि हमें फिर आवाम को बताया जाता है कि जी विजन दे दिया गया है, 2035 तक का विजन, 2040 तक का विजन। आपको एक तरफ अब आप इसको लिंक करें उन तमाम बयानात से, उन तमाम स्टेटमेंट से, उन तमाम एक्शंस जो आपको बताए जा रहे होते हैं, आपको दिलासा दिया जा रहा होता है कि जी हम लेंगे, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब ने ही कहा था कि खुदा जब मुझसे पूछेगा कि तुमने दुनिया में क्या किया तो मैं कहूंगा मेरिट मेरिट मेरिट। यही शहबाज शरीफ साहब के भाई साहब जो है वो 3 बार वजीर आजम होने का भी जो है वो बड़ा फ्लॉन्ट करते हैं वो इस बात को। नून लीग हो, पीपल्स पार्टी हो, मैं पीटीआई को भी जो है इससे एक्सक्लूड नहीं करती, लेकिन पीटीआई का दौर जो है वो 3 साल का था। मतलब 75 साल क्या हो रहा था, या आप ये कहते हैं कि जी, और हमें यही बताया गया था कि जी पीटीआई ने आके जो खराबा करना था कर दिया, हमने वीकनेसेस इनहेरिट किए, ये कर दिया वो कर दिया। उसका 3 साल का दौर था और वो तो चला गया। 3 साल से तो आप लोग हैं, अभी 3 साल के अंदर भी जो आपने जो कुछ किया, 5.3 ट्रिलियन रुपीज जो है वो रिकवर किए गए हैं इन लास्ट 2 इयर्स में, जो कि एक्सपोज करता है स्केल ऑफ पाकिस्तान करप्शन क्राइसिस। करप्शन जो कि आपको पता है कि एक परसिस्टेंट, जिस तरह आईएमएफ खुद कह रहे हैं कि एक फीचर रहा है सारी हुकूमतों का 75-78 साल में, जो कुछ इस मुल्क के साथ हो रहा था। और अब आप आ चुके हैं तो आपने 3 साल में मुल्क को एक बेहतर सिमत में डालने के लिए क्या किया है, क्योंकि अब अगर ये पैरेलल डिसीजन मेकिंग बॉडीज का आंसर अब ज्यादा प्रोमिनेंट होना, ज्यादा फाल होना, सिविलियन अथॉरिटी पर ज्यादा जो है वो क्वेश्चन मार्क्स आना, ये सब हमें क्या बता रहा है कि आपने जो आपकी अथॉरिटी थी वो तो आपने बहरहाल दूसरी तरफ मुंतकिल कर दी, लेकिन जो ये पावरफुल नेटवर्क है ये और मजीद कितना पावरफुल बन चुका है वो सबके सामने है। आईएमएफ ने जो है वो इंस्टीट्यूशंस के हवाले से बाकायदा तौर पे आईएमएफ अगर बता रहा है कि वो कैसे एक डिफेक्टो इम्यूनिटी जो है वो इंजॉय कर रहे हैं, हमारे जो पाकिस्तान में रूल करने वाले वो स्पेसिफिक ग्रुप्स और इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो कैसे मराहत हासिल कर रहे हैं, वो कैसे अपने सिर्फ इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पर इकदाम लिए जा रहे हैं, हिडन बेनिफिशरीज जो पब्लिक लैंड के हैं उनके हवाले से बताया है, सिविलियन अथॉरिटी की वीकनिंग, अंडर पावरफुल एक्टर्स, मतलब सिविलियन अथॉरिटी से ऊपर जो है वो ताकतवर जो है वो ऐसे लोग बैठे हुए हैं कि जो बिल्कुल उनको काम उनको बाईपास करके, पार्लियामेंट को, मिनिस्टर्स को बाईपास करके तमाम इकदाम और करवाए जा रहे हैं। फिर हमें एक तरफ कहा जाता है कि जी हम अरबों रुपए की जो माफिया ने एक अपनी जेबें भरी हैं आवाम को, क्योंकि प्राइसेस की मद में, टैक्सेस की मद में हर तरह के जो कॉन्सिक्वेंसेस है वो तो गरीब आवाम ही इस मुल्क की उठा रही है। उसके टैक्स पेयर का पैसा जो है वो आप ये अशराफिया को और एक लीड कैप्चर, तो इस लीड कैप्चर की एक और आपको मिसाल देती हूँ और अपने घर से ही देती हूँ। मेरे लास्ट व्लॉग में किसी ने मुझसे पूछा कि आपने एक्वेरियम की लाइट बंद की हुई थी। मैंने पर्पसली जी लाइट बंद की थी क्योंकि उस दिन एक मछली मर गई थी और वो बड़ी कुछ दिनों से ही कुछ अफेक्टेड थी, कमजोर सी हुई भी थी, काफी कमजोर हो चुकी थी और उसके ऑल्दो के हम उसको ट्रीट कर रहे थे इसके उनकी मेडिसिन वगैरह दे के, बट वो बहरहाल एक्सपायर कर गई। और बाकी सारे जो है वो आके उसको पोक करते थे बार बार ना, क्योंकि कमजोर थी तो कमजोर को जो है वो अब उसकी पूरी एक पॉइंट पे आके, लाइक आई सेड दीज फिश आर मीट ईटर्स, और ये मीट ईटर्स क्या करती हैं, ये फिर खाल नोचती हैं। तो इन्होंने आके पूरी उसकी जो है वो बेचारी जो है बहुत सफर कर रही थी, आके मुसलसल उसको पोक कर रहे थे। और ये अब आप देखें ये एक एलीट कैप्चर है, इन्होंने कमजोर को टिकने नहीं दिया और ये बिल्कुल एक लास्ट फिश स्टैंडिंग वाली एक बात हो गई है कि ये ही है यहाँ पर, इनका ही पूरा रूल चल रहा है और ये जो भी इसमें कमजोर होगा इस कमजोर पे हावी होंगी। ये मैं कोई भी इसमें एडिशन करती हूँ किसी भी फिश का, ये उसको टिकने नहीं देती है, क्योंकि अब ये इनकी एक पूरी जागीर बन चुकी है ये एक्वेरियम, और ये फिर अब किसी को ठहरने नहीं देती। सो लिहाजा पाकिस्तान की भी हालत कुछ इसी तरह की है। चंद जो है वो लोग हैं जो कि रूल कर रहे हैं पूरे पाकिस्तान पे, उन्होंने अपनी पूरी जागीर पाकिस्तान को समझा हुआ है, अपने तौर पे जो रूल्स ऑफ द गेम है उसको लेकर चल रहे हैं और कानून में, आइन में तरमीम करके अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए उसी तरह से मामला चलाए जा रहे हैं। बट ऐसे लोग जो हैं वो सिर्फ 20% है, आपके जो 80% महकूम जो हमारे कमजोर गरीब अवाम है, जब वो उठ खड़े होंगे इस किस्म के निज़ाम के खिलाफ, तो फिर आप क्या करेंगे। और इस निज़ाम की जो एक ओवरहॉलिंग है
ذرا سجیسٹ کریے گا آپ بھی اپنے کامنٹس میں کہ اس نظام کی اوور ہالنگ جو ہے وہ کیسے کی جائے، کیونکہ 78 سال سے تو ہم اسی طرح سے چلا رہے ہیں، 25 آئی ایم ایف کے پروگرامز میں جا چکے ہیں، باہر نکلنے کا کوئی آسرا نہیں ہے، کیونکہ ظاہر ہے آپ نے جس طرح سے آپ ملک چلا رہے ہیں آپ کو وہی چیز سوٹ کر رہی ہے، آپ کے اگلی جنریشنز کو وہ چیز سوٹ کر رہی ہے، چند لوگوں کے ہاتھ میں اقتدار ہے، اور وہ چند لوگ جو ہے وہ اپنے ہی فائدے کے لیے اپنی جنریشنز کو، نیکسٹ جنریشن در جنریشن کو، آگے کی نسلوں کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے تمام چیزیں کی جا رہی ہیں، اور یہ جو ہے وہ ظاہر ہے ہمیں دوسری طرف ہمیں نظر آتا ہے کہ ہماری غریب عوام جو ہے وہ بیٹھی ہے جس کو کچھ بھی نہیں مل رہا۔ فاروق سلیم صاحب، ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب، جو کہ میں خیر ان کی بڑی رسپیکٹ بھی کرتی ہوں، کالمسٹ ہے، سینئر ہمارے کالمسٹ ملک کے، انہوں نے، میں نے کیونکہ اب اس آئی ایم ایف کی رپورٹ سے متعلق اس نے لاسٹ 2 ایئرس کا وہ حوالہ دیتے ہوئے میں نے لکھا کہ ایک ڈیمنگ چارج شیٹ ہے، اور میں نے اس میں یہ لکھا کہ اگینسٹ دا کرنٹ رجیم، آلدو آئی اسٹینڈ کریکٹڈ، کہ یہ تمام رولرز جو کہ 1947 سے لے کر اب تک جو ہے وہ ان سب کے خلاف ایک ڈیمنگ چارج شیٹ یہ ضرور ہے، لیکن یہ جو موجودہ لیڈرشپ ہے، موجودہ جو رجیم ہے، وہ میں نے اسپیسیفکلی اس چیز کو ہائی لائٹ اس لیے کیا کیونکہ یہی ہمیں بتا رہے تھے کہ جی اتنا سارا نقصان ہو چکا ہے ملک کا، لیکن اب ہم ٹھیک کرنے پہ آئے ہیں، پر ٹھیک جو ہے وہ 2-3 سال میں بھی آپ دیکھیں اس سے اور ہم ورس کی طرف چلے گئے ہیں، کیونکہ ہم نے جس نظام کی اوور ہالنگ کرنی تھی اس نظام میں ہم نے وہی ایلیٹ کیپچر کو اتنا ہی مزید مضبوط کر دیا، سو اب ہم کس سے سوال کریں؟ فاروق سلیم صاحب اس میں آ کے لکھتے ہیں میرے ٹویٹ پہ کہ لیٹس بی کلیئر دس رپورٹ isn't political, it is about systemic corruption۔ میں نے ان سے لکھا کہ سسٹمک کرپشن جو ہے وہ ویکیوم میں تو نہیں اپیئر ہوتی ہے نا، سسٹمک کرپشن جو ہے وہ پاور سے ہی آتی ہے، اور پاور جو ہے وہ ہمیشہ پولیٹیکل ہوتا ہے، ہمیشہ سیاسی ہوتا ہے، آپ جو ہے کچھ بھی کر لیجئے، پاور نے ہمیشہ کرپشن جو ہے اس کے عنصر کو طول دینا ہے، اور یہی کچھ ہمیں اس وقت نظر آ رہا ہے، یہی کچھ ہمیں آئی ایم ایف کی رپورٹ بتا رہی ہے۔ اس کی اوور ہالنگ سسٹم کی کس طرح سے نظر آئے گی اور کون کرے گا، کیونکہ جو بھی ایک نیا بندہ جو ہے وہ آ کے کرنا چاہے، اگر وہ اس سسٹم میں انٹر کرنا چاہے اور اگر اس کی اوور ہالنگ کے لیے کوئی اقدامات کرنا چاہے تو وہ جی جو ایلیٹ کیپچر ہے وہ تو کبھی بھی نہیں، یہ نہ وہ چاہے گا نہ وہ کرنے دے گا۔ آپ کو شبر زیدی صاحب کی مثال سب کے سامنے ہے کہ شبر زیدی صاحب being one of the best tax experts in the country knows all the loopholes کہ کہاں کن کن ایریاز کو پلگ کرنے کی ضرورت تھی تاکہ ہم ایک ڈاکیومنٹیشن کی طرف معیشت کو لے کر آ سکیں، ڈیجیٹائزیشن کی باتیں ہم سنتے ہیں، ہمیں کسی سیگمنٹ میں ڈیجیٹائزیشن جو ہے وہ اس طرح سے نظر نہیں آتی، شبر زیدی صاحب کو ٹکنے ہی نہیں دیا کہ میرا پہلا سوال جب انہوں نے پاور اسیوم کی تھی، وہ جو چارج اسیوم کیا تھا، میرا پہلا سوال ان سے یہی تھا، شبر صاحب آپ ایک پرائیویٹ سیکٹر سے آئے ہیں، آپ کو بیوروکریسی کیسے چلنے دے گی، اور اگر آپ ایک سکسیسفل ایک ایگزامپل بن گئے ایک پرائیویٹ سیکٹر سے آ کے یہاں پر، تو یہ تو ان کے لیے تو بڑی ان کی کمزوری ہوگی، تو یہ آپ کو ٹکنے کیسے دیں گے؟ سوچئے گا کبھی اس سوال پہ کہ یہ بیوروکریسی جو ہے وہ اتنی پاورفل، اتنی طاقتور ہو چکی ہے کہ یہ اپنے اندر کوئی بندہ، کوئی جینوئن جو چاہتا ہو کہ پاکستان کی بہتری کے لیے اقدامات کیے جائیں، یہ کبھی اس کو ٹکنے نہیں دیں گے، اور اس کو کیسے اس سے نمٹا جائے، اس کے لیے ریفارمز کا جو ڈنڈا ہے وہ کیا آئی ایم ایف سے ہی آئے گا؟ آئی ایم ایف تو آپ کو کہہ رہا ہے، لیکن آئی ایم ایف اگین اگر آپ آئی ایم ایف کے پروگرام میں ہے تو یہ ان کو بھی یہ بات سوٹ کرتی ہے۔ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے، فیڈ بیک سجیشن ضرور آگاہ کیجئے۔